मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग अब आ चुके हैं। अब देखना ये है कि जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इसके बाद आगे की जो बात है वो सीएम कौन होगा, ये सब बात की बात है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात ये है वो है कि एग्जिट पोल के जो अनुमान लगाए गए थे वो एकदम से, ये कहना गलत नहीं होगा कि धराशायी हो गए नतीजों के बाद, चाहे वो एमपी का हो, राजस्थान का हो या छत्तीसगढ़ हो। तो इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी कंट्रोल के कंसल्टिंग एडिटर गौरव चौधरी जी। और एक खास बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो नतीजे, जो एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया गया था कि कांग्रेस को वहाँ बढ़त मिलेगी, लेकिन सर ने पहले ही ये कहा था कि नहीं, वहाँ बीजेपी सरकार आएगी। ऐसा कहने वाले शायद मुझे लगता है इस पूरे ऑफिस में सर आप इकलौते थे। और वो मतलब जो किसी ने सोचा नहीं था वो सर ने पहले बता दिया था और वो ही सही हुआ है। तो आज इसी सब पे बात करने के लिए सर सबसे पहले जो नतीजे आए हैं इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे एकदम? देखिए, इस नतीजे को एक तरीके से जो आप सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं, डिपेंडिंग कौन फैंस के कौन सी साइड पे है। आप अगर बीजेपी की साइड में है तो ये बहुत ही सकारात्मक नतीजे है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई आशा नहीं थी, किसी की प्रत्याशा नहीं थी। बहुत आम जनता में कोई भी कह नहीं सकता था कि तीन हार्टलैंड स्टेट में बीजेपी का इस तरीके के नतीजे बीजेपी को मिलेंगे। राजस्थान एग्जिट पोल्स ने बताया था कि बहुत ही नज़दीक रहेंगे, वो हुआ नहीं। कंफर्टेबल मेजॉरिटी है बीजेपी को इस समय की ट्रेंड्स अगर देखें तो। मध्य प्रदेश में लगभग 2/3 बहुमत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो है इस चुनाव की वो है छत्तीसगढ़ 6 महीने पहले तक किसी ने बीजेपी को कोई चांस नहीं दिया था। एग्जिट पोल्स ने भी दिया था। तमाम पत्रकार गए वहाँ पे, फील्ड रिपोर्टिंग हुई, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करे। सब लोगों की रिपोर्ट एक ही कॉमन थ्रेड थे कि कांग्रेस की वापसी होगी, बीजेपी दोबारा सरकार नहीं बना पाएगी और 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार। ये हुआ नहीं। 5 साल के बाद बीजेपी दोबारा वापस आए। ये कांग्रेस की वीकनेस है कि बीजेपी की स्ट्रेंथ है, दोनों में सच्चाई है। बीजेपी की स्ट्रेंथ है कि बीजेपी की एक, अगर मैं एनालॉजी दूं तो बीजेपी की अप्रोच जो है पॉलिटिक्स की तरफ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की तरह है। बहुत ही ज़्यादा होमवर्क करते हैं, बहुत ही बारीकी से देखते हैं, बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड है। और एक दूसरा बात यह है कि कोई सुपरस्टार्स नहीं है। सुपरस्टार सेंट्रल लीडरशिप में है, प्रधानमंत्री सुपरस्टार है। मोदी जी के आधार पे ये चुनाव लड़ेंगे और बहुत बारीकी से रिसर्च किया गया कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कौन से चुनाव क्षेत्र में कैसे कैंडिडेट्स खड़ा किया जाए। इसी सब के कारण बीजेपी को जो ये चुनाव के नतीजे है, अगर आप पूछेंगे बीजेपी के अंदर लोगों को, वो लोग कहेंगे कि हम सरप्राइज नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर यहाँ से जो गए थे, लोग जितने तमाम पत्रकार गए, एनालिस्ट गए, विश्लेषक गए थे, उन लोगों की जो रिपोर्ट्स थे वो ये लोग शायद ये पकड़ नहीं पाए कि किस टाइप के डिटेल्ड ओरिएंटेड एक अप्रोच बीजेपी ने अपनाया था। इसी के नतीजे अभी देखने को मिल रहा है। सर ये आपने जो पूरा एनालिसिस बताया अपने आधार पे, तो उस पे मतलब आगे बात करें। लेकिन पहले मेरा सवाल है एमपी को लेकर। एक बात, मतलब जो अब कह सकते हैं कि ऐसा बज़ था, अभी तो नतीजे देखकर तो हम यही कहेंगे कि वो बज़ ही था ऐसा, कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ राज्य में एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है और कांग्रेस को इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा और बहुत मतलब अप और डाउन, मतलब ये सब हुआ। तो सर उसको लेकर आप क्या कहेंगे जो अब जो नतीजे हैं, लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। एमपी का जो नतीजे हैं वो एक बहुत ही प्रो इनकम्बेंसी नतीजे है। बहुत ही सरप्राइजिंग इसीलिए है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी 20 साल के बाद, 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद आया है। अब अगर देखेंगे बीजेपी मध्य प्रदेश की वोटर्स की एक, अगर आप पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे, 5.6 करोड़ मध्य प्रदेश के टोटल वोटर्स है। उनमें से 2.72 करोड़, लगभग आधा, 49% वीमेन वोटर्स है। बहुत लोग कह रहे हैं कि लाडली बहन स्कीम जो अनाउंस किया गया था चुनाव से पहले, इसी से हुआ। लेकिन इसका पहला जो अनाउंसमेंट, जो पहला ऐलान हुआ था, कब हुआ था ये ऐलान? पहला ऐलान हुई थी मार्च 1, 2023 बजट में 8,000 करोड़ रखा गया था लाडली बहन स्कीम में। कांग्रेस ने क्या बोला था? कांग्रेस ने बोला था कि अगर हम सत्ता पे आते हैं तो हम 1,500 रुपया देंगे। भाजपा सरकार ने क्या बोला कि अगर हम
आप तो पैसा की वो कर रहे हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो, हम पैसा दे देते हैं और हम 1200 रुपये दे रहे हैं, बढ़ाएंगे 1500 रुपया होगा, फिर 3000 रुपया होगा। और बैंक में पैसा होना और बैंक में पैसा होने की प्रॉमिस करने में बहुत ही फर्क है। यही एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था। ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की टेम्पलेट है, मैं मानता हूँ अगले 3-4 महीने में और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो भी चुनाव होने वाला है, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा टेम्पलेट बनने वाला है। आपने सर जो एग्जांपल दिया कि बैंक में पैसा होना और होने का वादा या उम्मीद होना, एक दोनों में बहुत अंतर है। बट मुझे लगता है राजस्थान में आगे थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट तो कांग्रेस की थी, बट नतीजे वहाँ भी एकदम उलट है। और वहाँ तो गहलोत अकेले थे अपनी योजनाओं को लेकर। ऐसा कहा जा रहा था कि भाई पूरा कैडर बीजेपी का लगा है, सेंट्रल लीडरशिप पूरी लगी है, एक्टिव है। भले ही वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की बात रही, वो वैसे लीडर वो बड़ी मानी जाती है, लेकिन और एक तरफ गहलोत अकेले योजनाओं को लेकर। तो फिर यहाँ पे मतलब इसमें और उसमें डिफरेंस यही है कि बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन जो है, बीजेपी एक कादर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस एक कादर बेस्ड पार्टी नहीं है। भारत की अगर पॉलिटिकल इतिहास आप देखें कि इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिटिकल इतिहास, 2 मेजर पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशंस में कादर बेस्ड डिसिप्लिन है। एक है भाजपा, दूसरा है लेफ्ट मूवमेंट डिसइंटीग्रेट हो चुका है दूसरे कारणों के कारण बावजूद। लेकिन जो काडर बेस्ड डिसिप्लिन है, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से दिखता है बीजेपी के अंदर। जब भी हमेशा कोई क्राइसिस आता है, उस क्राइसिस को संभालने के लिए कादर को कैसे यूज़ करना है वो बीजेपी दिखा देते, डेमोन्स्ट्रेट कर देते, जो कांग्रेस में, एंड दैट वाज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। राजस्थान बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत ही नज़दीकी मामला होगा, हुआ नहीं। कंफर्टेबल मेजॉरिटी बीजेपी को मिला। अशोक गहलोत ने अच्छा फाइट किया। अशोक गहलोत ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स भी अनाउंस किए, प्रॉमिस भी किए, उसके बावजूद क्यों नहीं हुआ? द डिफरेंस इज, जो मेन रीज़न था, जो मेन कारण था, कार्डर बेस्ड डिसिप्लिन इन बीजेपी विच ब्रॉट ऑल द फोर्सेस टुगेदर। कार्डर बेस पे ही सर अब बीजेपी के उस पर सवाल, मतलब कार्डर बेस उस पर डिसिप्लिन पे सवाल है कि कांग्रेस क्या ये कार्डर बेस उसमें हम राजस्थान में दिखाने के लिए अपनी मतलब वीक दिखी थोड़ी, क्योंकि मांग उठी थी ये सचिन पायलट और इनका जो विवाद चल रहा था पुराना काफ़ी समय से, तो ये मांग उठी कि बाद में कांग्रेस ने दिखाया कि भाई सब ठीक है, हम एक हैं, साथ लड़ रहे हैं, सब है। उन्होंने भी कह दिया कि जो पुराने बयान थे वो हो गया ये सब, लेकिन एक मांग उठी कि ठीक है ये सब कहने से नहीं हो रहा, जनता में मैसेज नहीं जा रहा है, आप एक जॉइंट कैंपेन हम इन लोगों का कराइए, गहलोत और पायलट का। सर उस पर क्या लगता है कि मतलब वहाँ वो बीजेपी ने कांग्रेस ने मतलब उसको साइड, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, या कांग्रेस ने उतना ध्यान नहीं दिया? एक तो इनकी जो डिफरेंसेस है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, वो डिफरेंसेस वोटर्स को मालूम है, एंड उस डिफरेंसेस के कारण अगर 5 साल कांग्रेस वापस सत्ता में आती तो वो तो उसको शायद एक मैसेज चला गया कि ये डिफरेंसेस वोटर्स पब्लिक के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। वो इसी मद्देनजर रखते हुए, और बीजेपी का जो प्रॉमिस है, बीजेपी प्रॉमिस एक तरीके से मोदी मैजिक का भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है, बहुत बड़ा एक रोल रहा है इसमें। ब्रांड मोदी को मुकाबला देने के लिए ऑपोजिशन के पास इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जब भी एक क्राइसिस होता है, जब भी एक टाइट कॉन्टेस्ट होता है, ब्रांड मोदी बिकम्स द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। वो हमें राजस्थान में ज़्यादा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में देखने को मिला है। सर अब आगे की बात करते हैं कि अब ये तो खैर नतीजे तो अब आ ही गए हैं, लगभग पूरा साफ हो चुका है। अब सीएम को लेकर कि क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, और फिर इधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह है, तो सर क्या लग रहा है कि अब सीएम को लेकर क्या कुछ होगा बीजेपी में? हाँ, सीएम को ले कह रहे या कहना बहुत मुश्किल है। 6 बजे प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे जी राष्ट्रीय कार्यालय मुख्यालय में। क्या पॉलिटिकल मैसेज देते हैं उस भाषण में, जब वो संबोधन में वो देखने लायक होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की हर संबोधन में एक पॉलिटिकल और सोशल मैसेज होता है। अंडरलाइंग सोशल मैसेज किया है जी, उसके आधार पर हमें शायद पता लगे कि क्या हो सकता है। रही बात राजस्थान की, राजस्थान में 6 पोटेंशियल सीएम है। वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे, अश्विनी वैष्णव, जिसको कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव डार्क हॉर्स हो सकते हैं, अर्जुन मेघवाल जी, दिया कुमारी जी, बाबा बालकनाथ जी,
और गजेंद्र शेखावत जी। इन 6 में से 5 तो सिटिंग एमपीज है, बिल्कुल, और इन 5 में से 3 मिनिस्टर्स है, गजेंद्र शेखावत जी, अर्जुन मेघवाल जी और अश्विनी वैष्णव जी। अगर इनमें से कोई एक चीफ मिनिस्टर बनते, इसका मतलब है कि बीजेपी की पार्टी के अंदर शायद ऐसा एक कोई स्ट्रैटेजी है कि सर्विंग यूनियन मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर्स बनाने के लिए बीजेपी में कोई हेजिटेशन नहीं है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि स्टेट लीडर एक चुनाव जीतने के बाद कि वो स्टेट लीडरशिप के अंदर ही कोई चीफ मिनिस्टर बने। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, इस बार भी देख सकते हैं। सो फार एज मध्य प्रदेश इज कंसर्न, मध्य प्रदेश में कोई सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था, छत्तीसगढ़ में भी कोई सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था। हालांकि मध्य प्रदेश रानप में लाडली बहना स्कीम की सक्सेस शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जुड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्हीं का सिम मनाया जा रहा है, क्योंकि स्कीम का नाम ही है मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम, और मुख्यमंत्री इस समय शिवराज सिंह चौहान है। अगर वो एक सक्सेस, इलेक्टोरल सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन है, तो उसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को जा सकता है। लेकिन 18 साल राज सत्ता में रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान एक इमीडिएट चॉइस है। सर, ये तो अब बात थी हिंदी भाषी बेल्ट जो राज्य थी उसकी। बात करते तेलंगाना की। कांग्रेस के खाते में एक और नया दक्षिण भारत का राज्य, सर उस पर आपकी क्या? कांग्रेस के लिए एक डिसाइसिव मैंडेट है, बीआरएस के लिए बहुत बीआरएस का एंटायर पॉलिटिक्स जो है, बीआरएस का राजनीति वाज पिवटेड ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना। एक तेलंगाना क्रिएशन मूवमेंट के हिस्सा था और थे, अभी भी है टीआरएस की पूरा लीडरशिप जुड़े हुए थे 30 साल तेलंगाना को क्रिएट करने में। जब तेलंगाना क्रिएट हो गया था 2014 में, पहले चुनाव हुई, फिर 2019 में 2018 में चुनाव को एडवांस किया गया, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला टीआरएस को। कहीं लगता है ये कि थोड़ा वोटर फैटिग आ गया था, और जो मेन मुद्दा था, जो मेन पिलर था टीआरएस की क्रिएशन का, जो सेपरेट स्टेट, वो मुद्दा खत्म हो चुका। तो एक प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त तेलंगाना। अगर स्टेट वाइज आप एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा, अमंग द हाईएस्ट इन्फ्लेशन स्टेट्स इज तेलंगाना। एक तो दूसरा, करप्शन बिकेम अ बिग इशू, एंड थर्ड इट वाज सीन एज अ डायनेस्टिक। तो परिवारवाद के बारे में बहुत कहा जा रहा है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा परिवारवाद की एक वो प्रेवलेंस है। ये सब देखते हुए, लेकिन बीजेपी के लिए अगर बीजेपी का चुनाव को अगर देखेंगे, बीजेपी की रिजल्ट्स को, नतीजे को तेलंगाना में, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी की वोट शेयर इस वक्त 14% के आसपास है, एंड बीजेपी का एक सीट था 2019 में। इस वक्त बीजेपी फाइनल टैली तक 10 के आसपास पहुंचेंगे। ये तो बहुत बड़ा जंप है। पिछले, अगर आप लोकसभा तक एक्सट्रापोलेट करेंगे तो बीजेपी के लिए क्या फ़ायदा है? बीजेपी के लिए फ़ायदा ये है कि एक बीआरएस की लॉस ने एक बीजेपी को एक स्पेस दिया है। उस स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस को अप्रोप्रिएट करने के लिए बीजेपी को एल्बो रूम मिला है। अगले 3 महीने में मैं मानता हूं कि बीजेपी बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल वहां पे एक्सपेंड करेंगे, ताकि इसका रिजल्ट लोकसभा रिजल्ट्स में, इलेक्शंस में दिखे। पिछले बार लोकसभा में बीजेपी 4 सीटें जीते थे तेलंगाना से। इस बार अगर थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे, मुझे लगता है 6 से 8 सीट आ सकते हैं। एंड बीजेपी इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे कि हमें तेलंगाना में, क्योंकि कर्नाटका के बाद अगर तेलंगाना आना, बीजेपी के लिए साउथ इंडिया फाइनल फ्रंटियर अभी तक है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। एक सीट से अगर 10 सीट जा सकते हैं, अगले 5 साल में शायद 10 से 40 सीट भी जा सकते हैं। इस पॉलिटिकल स्पेस को बीजेपी को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, यही शायद वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। सर वही अगला सवाल कि लोकसभा के चुनाव अब मुहाने पे हैं एकदम, तो इस पे क्या असर है, इनसे क्या मैसेज है, मतलब इस नतीजों से? इससे एक तो ओवरआर्चिंग जो मैसेज है, जो सेंट्रल मैसेज है कि ब्रांड मोदी के ऊपर जो हिंदी हार्टलैंड का ट्रस्ट है ना, वो बरकरार है। ही रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द हिंदी हार्टलैंड। और हिंदी हार्टलैंड, और जिसको हम मीडिया इंडस्ट्री में HSM कहते हैं, हिंदी स्पीकिंग मार्केट, उसमें 11 स्टेट्स है, लगभग 200, 250, 230 सीट्स है लोकसभा में। 200 के ऊपर सीट्स में बीजेपी की बिल्कुल एडवांटेज है इस वक्त, जो ब्रांड मोदी बहुत ही स्ट्रांग है। एंड ऑपोजिशन की तरफ से देखेंगे, हिंदी हार्टलैंड में प्रेजेंट नहीं होने का मतलब यह है कि वो लोग एक डिसएडवांटेज से स्टार्ट करते हैं कॉन्टेस्ट को, और हमेशा एक
क्लीशेड एक सेइंग है कि रोड टू पार्लियामेंट इज थ्रू यूपी। यूपी क्या? यूपी 80 यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से अगर आप मेजॉरिटी नहीं जीतेंगे और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स नहीं जीतेंगे तो आप पार्लियामेंट में सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस वक्त ये जो नतीजा आया स्टेट चुनावों में, ऑपोजिशन की कॉन्फिडेंस डेंट हुआ है और होगा। रीग्रुप करना और इंडिया अलायंस को टुगेदर रखना आसान नहीं होगा। सर इंडिया अलायंस पे बात करेंगे। अभी 6 तारीख को खड़गे जी ने जो है कांग्रेस की तरफ से भेज दिया न्योता कि बैठक के लिए इंडिया अलायंस के, तो क्या लग रहा है कि अब एक तो कांग्रेस की अब इंडिया अलायंस में मतलब जो कितनी उसकी जो मतलब उसकी पावर उसमें दिखेगी इस चीज़ को लेकर? इंडिया अलायंस में अब तक जो दिख रहा था, इंडिया अलायंस में जो मेन पिवट पिलर है वो कांग्रेस है। कांग्रेस का इन 3 स्टेट्स में बहुत ही बुरा नतीजा है। बिल्कुल, कारण कुछ भी हो सकता है। एक पॉलिटिक्स में बहुत मच यूज्ड फ्रेज है मॉरल अथॉरिटी। 3 हार्टलैंड स्टेट हारने के बाद बाकी जो इंडिया अलायंस की अलाइज है और पार्टनर्स है, वो लोग ये सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं कि आपकी मॉरल अथॉरिटी क्या है कि आपकी पिवट के अराउंड हम इस स्ट्रैटेजी को बनाएं। तो इन अलायंस को बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सर थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कुछ जानकारी दी हमें और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये जो चुनाव के जो नतीजा है विधानसभा चुनाव के, उस पर जो एक खास विश्लेषण गौरव जी ने दिया उससे आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।